रेडी। नमस्कार। डिजिटल न्यूज इंडिया टुडे के चुनावी दंगल में आज सभी दर्शकों का स्वागत। नूतन वर्ष 2022 का आप सभी दर्शकों को डिजिटल न्यूज इंडिया टुडे के समस्त टीम की ओर से हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। आज फिर एक बार चुनावी दंगल में हम मौजूद हैं अपने ही क्षेत्र के विकास पुरुष और प्रधान संघ अध्यक्ष यशवंत जी के यहाँ, और आइए मुलाकात कराते हैं नए वर्ष में पहले दिन आप सबको दरोगा यशवंत यादव जी से। आगामी 2022 का चुनाव करीब आ चुका है और देखने में आ रहा है कि तमाम लोग अपनी दावेदारी दिखाने के लिए मैदान में कूद रहे हैं। ऐसी स्थिति में जहां तक जनता की बात है, लोगों की बात है, या जहां भी हम लोग जाते हैं बात करते हैं, वहां ये समझ में आता है कि प्रबल दावेदारों में से आप भी गिने जा रहे हैं। तो अपने क्षेत्र की जनता के लिए और प्रबल दावेदारी के लिए, आगे के लिए आपकी क्या रणनीति है, क्या विकास करना चाहेंगे, कौन कौन सी ऐसी योजनाएं हैं जिन्हें आप प्रथम वरीयता देना चाहेंगे? हमारी ज्ञानपुर जो 393 विधानसभा है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो कार्य है वो है शिक्षा, एजुकेशन। यहाँ पर ज्ञानपुर में कोई भी खेल ग्राउंड नहीं है, जो कि हमारे ज्ञानपुर विधानसभा में बहुत उभरते हुए तमाम खिलाड़ी हैं, लेकिन कोई स्टेडियम नहीं है, या ब्लॉक वाइज भी नहीं है, न ग्राम सभा वाइज है, जिससे हमारे जो ज्ञानपुर विधानसभा के जो हमारे युवा वर्ग है वो न शिक्षा के क्षेत्र में न खेल के क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। हमारी प्रथम ये जिम्मेदारी होगी कि शिक्षा और खेल अगर दोनों को लेकर चलेंगे तो जो हमारी युवा हैं उनकी ये प्रेरणा स्रोत बन के हम उनके सामने खड़ा होने की हमारी ये मंशा है, ईमानदारी से है, सत्यनिष्ठा से है कि हम बच्चों के लिए कुछ करें। इसी उद्देश्य से हमने 5 साल पहले पुलिस की नौकरी इंस्पेक्टर की छोड़ करके मैंने BRS लिया है और जनता की मात्र सेवा, ईमानदारी, सत्यनिष्ठा करनी है। हमें कोई पद और किसी लालच नहीं है। हमें लालच यही है कि हमारी ज्ञानपुर विधानसभा के बच्चे और युवा आगे जाएं, पूरे देश और दुनिया में नाम करें, यही मेन उद्देश्य हमारा है जी। जहाँ तक नेताजी एक बार बुआ बबुआ का सवाल चला था उत्तर प्रदेश में, आपकी पार्टी से हमारे अखिलेश जी और मायावती जी को लेकर गठबंधन हुआ था, फिर एक बार राहुल गांधी जी के साथ आपकी पार्टी ने गठबंधन किया था, तो गठबंधन करके भी वो चुनाव लड़ चुके हैं ऑलरेडी। तो और तब भी ये जो फैसले आए थे वो सारी जनता जानती है। और आज के पर 2022 में ऐसी क्या योजनाएं हैं, मतलब अलग चुनाव लड़ने वाले हैं या किसी से गठबंधन करने वाले हैं? देखिए, गठबंधन तो जो भी राष्ट्रीय नेतृत्व है वो करता है, इसी उद्देश्य से करता है कि मान रहे हैं कहीं किसी क्षेत्र में हमारी कमजोरी है तो वहाँ उसकी मजबूती है, वो जनता के हित में करते हैं और उनका कोई पर्सनल उद्देश्य नहीं होता है। तो जो आपने कहा कि बहन मायावती जी के साथ उन्होंने गठबंधन किया था, तो एक जो दलित पिछड़ा है तो इस प्रदेश नहीं पूरे देश में बहुत ही पीछे है। और लेकिन दलित पिछड़ा का मतलब ये होता है कि सवर्ण में भी दलित पिछड़े हैं, उनकी बात वहाँ की गई थी, वही बात मैं भी कर रहा हूँ आपके सामने। वो दलित पिछड़ा जो है कोई जाति धर्म नहीं होता है, वो गरीबी में रहते हैं। अगर 4 भाई हैं, एक IAS है, एक PCS है, एक किसान है, एक चपरासी है, तो आप दोनों में ही अंतर हो जाएगा दोनों भाइयों में कि वो IAS लेवल का उनकी सोच अलग हो गई, वो सवर्ण हो गए, वो दलित हो गया अपने ही परिवार में, वो एक ही खून है। ये तो भावनाएं जो है जो तरंगे घूमती हैं हर समाज की भावनाओं में। तो पत्रकार जी, मैं आपसे साफ कह रहा हूँ कि ये गठबंधन जो हुआ है इस समय वो छोटी पार्टियों से हुआ है, जहाँ जिस जिलों में उनकी मजबूती है उन्होंने काम किया है। छोटे दल जो होते हैं वो मेहनत करते हैं ग्राउंड लेवल पर, तो वो मेहनत किए हैं, इसलिए उन्होंने उनको साथ में लिया है कि जनता का हित हो। कहीं चुनाव के बाद ऐसा ना हो कि 10, 20, 30 पर गड़बड़ी हो जाए सीटों पर, ताकि जो हम करना चाहते हैं, हमारी मंशा है जनता के हित में, वो हमारा जो है बेकार जाए। इसलिए गठबंधन किया गया है और गठबंधन का उद्देश्य यही है कि जनता का हित करना है और जनता के जितने भी कार्य हैं उनको करना है।
समाजवादी पार्टी की तरफ से भावी उम्मीदवार के रूप में नेताजी आपका भी नाम आ रहा है, और जहां तक उम्मीद भी जताई जा रही है, मैं कामना भी ईश्वर से यही करूंगा कि आपकी मनसा पूरी हो, आपको टिकट मिले और आप एक स्वच्छ छवि के इंसान हैं, और जहां तक होता है आप समाज के प्रति हमेशा लड़ते रहते हैं, और आपको टिकट मिले और आप विधायक हों, यही सब चाहत है सबकी, और हमारी भी चाहत यही है। तो मान लीजिए अगर आपको टिकट मिलता है और यहाँ से आपको विजयी बनाया जाता है, आप विधायक के रूप में आते हैं, तो प्रथम प्राथमिकता कौन कौन से कार्य को, कौन कौन से विकास को आप देना चाहेंगे? हमारी प्रथम जो है, जो हमारे मन में है, दिल में है कि हमारे पहले 3 पुल बनेंगे। एक रामपुर, एक हमारे सीतामढ़ी में है जो खैरा जा रही है, और एक डेंगू है। पहला 3 पुल का विकास, पुल ही एक ऐसा है, सड़क और पुल, कि उससे जनता का विकास संभव है, क्योंकि चारों तरफ दुकानें खुलेंगी, तमाम आवागमन साधन होंगे, और शादी बारात आपसी संबंध एक अच्छे होंगे। और ये प्रथम कार्य है। एक स्टेडियम की स्थापना और एक कोचिंग की बेहतरीन जो IS-PCS की है उसकी स्थापना, और सभी सड़कों को ग्रामीण जो है अंचल में जो भी गांव हैं उनसे जोड़ना है और कनेक्टिव करना है। ये प्रथम हमारी जिम्मेदारी है। रही बात आपने जो क्वेश्चन किया है कि आज के समय में जो भी जनपद हैं या प्रदेश है, देश है, आप देख रहे हैं जातिवाद बहुत तेज हावी है। जातिवादी हावी केवल मात्र 3 प्रांत में है, एक मध्य प्रदेश, बिहार और यूपी। ये और तमाम ऐसे स्टेट हैं जो कि केरला, तमिलनाडु, बंगाल और आपके कर्नाटक, ऐसे प्रदेश हैं वहाँ जातिवाद नहीं है। वहाँ पर जात के हिसाब से टिकट नहीं दिया था। वहाँ पर क्वालिटी, कितना पढ़ा लिखा है, ईमानदार है, कितना कर्मठ है, कितना जनता के बीच में जा सकता है, ये सब लेकर के वहाँ के लोग जो है पार्टियाँ देती हैं। लेकिन हमारे 3 प्रांत में देखा जा रहा है कि जाति की किस क्षेत्र में कितनी जातियाँ हैं। अब उस जात के हिसाब से अगर टिकट दिए, अगर उनको दे दिए, अगर वो जनता के बीच में जा नहीं रहा है, जनता आपस में जो चिल्ला रही है कि विधायक जी नहीं आ रहे हैं, यही कारण है कि आज 70 साल के ऊपर हमारा देश आज़ाद हो गया है। आज़ाद होने के बाद कि आज भी जो विकास होना चाहिए वो नहीं हुआ है। नेताजी, जो भी चीज़ें घोषणा पत्र में आने वाली हैं आपके पार्टी की तरफ से 2022 के लिए, वो तो समझ में आ रहा है, आप उसकी बात बता रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को जहाँ तक देखा जाए, जिनकी वर्तमान में सरकार चल रही है, योगी सरकार की बात कर रहे हैं, तो उन्होंने भी तो कुछ कम नहीं किया है। जनता जो बोल रही है, जैसे उनके नेता लोग भी बोलते हैं कि भाई वहाँ फ्री का राशन देना, शौचालय, घर घर बिजली पहुँचा देना, गैस सिलेंडर घर घर पहुँचा देना, या आवास दे देना, मतलब तमाम ऐसी आयुष्मान योजना चला देना, तो तमाम ऐसी योजनाएं तो उन लोगों ने भी चलाया है, और वो भी अपनी योजनाओं के दम पर ये बोल रहे हैं कि हमारी सरकार बनने जा रही है। तो क्या कहना चाहेंगे आप? जो आयुष्मान की बात आपने किया है, आप पत्रकार हैं, ग्रामीण अंचल में रहते होंगे, आप जाकर देखिए जो कार्ड बने हैं वो जहाँ इलाज बेचारे करा रहे हैं वो पैसा पेमेंट नहीं हुआ है। हमारे ग्राम सभा भी कई हैं, कम से कम यहाँ पर 150 बना है, 150 में कोई भी इलाज पैसा आज तक मिला नहीं। देखिए, बोलना और करना, आप जो है मीडिया में बोल दिए, लेकिन आपको तो उसको पास करना पड़ेगा ना, वो कैबिनेट से पास करेंगे तब होगा। ये सब कुल फर्जी। हम मानते हैं शौचालय ये इनकी देन नहीं है, ये वर्ल्ड बैंक की है। वर्ल्ड बैंक पैसा देता है। हमारा देश 102 नंबर पर गरीबी में है। जो गरीब देश होते हैं, वर्ल्ड बैंक उनको देता है कि आप शौचालय बनवाइए और राशन बांटिए। ये राशन आज की नहीं है, 2013 की है, कांग्रेस गवर्नमेंट की। उन्होंने ये हमारी जो विश्व बैंक है, जो गरीब देश होते हैं उनको वो पैसा देते हैं, गरीबों को राशन फ्री दिया जाए ताकि भुखमरी न फैले। ये केंद्र की नहीं है इनका। तो इनको ये चाहिए कि जितनी भी यूनिवर्सिटीज है उनका फीस कम करते। आज 37 लाख फीस है, IIT हो या MBBS है, आपने चौगुना आपने बढ़ा दिया एजुकेशन, आप फ्री बढ़ा दिया। तो आप बताइए, आप ही का बच्चा अगर आ जाएगा तो आपके पास कहाँ पैसा है कि आप 50 लाख खर्च करोगे तो आपको लगता है IIT में आ जाएगा, MBBS में आ जाएगा। बात जिस देश में शिक्षा पर आप चोट पहुँचाएंगे, इसका मतलब है कि आप उस जनता को गड्ढे में धकेल रहे हैं। यही भारतीय जनता पार्टी ने किया है। मैं अभी भी उनसे उम्मीद करता हूं कि आप सही लाइन पा जाएं। जनता जो है, जैसे जर्मनी में हिटलर को जनता ने दौड़ा के मार दिया था, वैसे जनता यहाँ करने वाली है। ऐसी कौन सी उपलब्धि आपकी सरकार की है? 5 साल के पहले जो सरकार आपकी चल रही थी अखिलेश जी के नेतृत्व में, ऐसी कौन सी उपलब्धि है और कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जिन्हें लेकर आप जनता के बीच में जाएंगे, और किस हिसाब से आपको ये लग रहा है कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है?
पूर्व जो हमारी सरकार रही है 17 के पहले, आप पत्रकार हैं, आप खूब जानते हैं कि कोई ऐसा कोना नहीं छूटा जहां पर विकास नहीं हुआ। लेकिन अब जो हम 22 के बाद जो घोषणा पत्र आ रहा है कि 10 साल लगातार गरीबों को फ्री राशन और लैपटॉप, बच्चियों को इंटर, हाई स्कूल, टैबलेट और शिक्षा के क्षेत्र में समुचित पूरी यूनिवर्सिटी स्थापित और करना है, और गरीबों को 1500 पेंशन, वृद्धा पेंशन और विधवा पेंशन, और उसके बाद जो बचता है, चाहे व्यापारी हो चाहे किसान हो, उनकी जो है यूरिया हो, खाद हो, उसमें समुचित व्यवस्था करने की पूरी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की मंशा है। और हमारे जो मैनिफेस्टो में भी ये आपके सामने 20-25 दिन में आ जाएगा। जी, आखिरी सवाल आपसे। जी, जहां तक भारतीय जनता पार्टी की सवाल है, 370 और राम मंदिर का मुद्दा, ऐसे तमाम बड़े मुद्दे हैं जो उन लोगों ने, उन्हें लगता है कि ये सब इस पर फैसला करके या इसे जनता तक पहुंचा करके हम सब अपना एक रास्ता क्लियर कर चुके हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि राम मंदिर मुद्दा इस 2022 के चुनाव में कि कहां तक फैक्टर बनेगा? आपने 370 की बात किया, जम्मू कश्मीर। आप सोचिए, जब 370 इन्होंने लागू किया या हटाया, वहाँ सेब की कीमत क्या है? इतने जितने उद्योगपति इनके हैं, जो इनके चेले चपाटी हैं, इनके रिश्तेदार हैं, सारा सेब महंगा हो गया है पूरे देश के अंदर। पहले सेब जो है 30 रुपये किलो मिल जाता था, अब आज देखिए पूरी मंडी रुक गई है। और वहाँ पर जो ज़मीनें थी, कहते थे पूरे हिंदुस्तान में जाकर ले लेंगे। आज तक कोई भारतीय जनता पार्टी के जनपद भदोही को मैं चैलेंज करता हूँ, कौन सा आदमी जाकर के जम्मू कश्मीर प्लाट ले लिया है? केवल वहाँ उद्योगपति प्लाट ले लिए, होटल बना रहे हैं, वहाँ जो है डांसर वहाँ डांस करेंगी, बियर बार खुलेगा, वो अपना बिजनेस करने के लिए सब व्यवस्था किया जाए। जनता के हित में 370 का मतलब नहीं है। मैं पूरी जनता को मैं कह रहा हूँ साफ बात, क्योंकि हम लोग हर चीज़ को देख रहे हैं। रही बात मंदिर की, राम मंदिर भगवान राम है, सबके हैं, इस देश में जो भी नागरिक हैं उनके हैं, वो दिल में है, मन में है, और पूरे पेड़ पौधों में है, जमीन में है। कभी भी भगवान राम या भगवान कोई भी भगवान हो, वो मकान के अंदर नहीं रहते, वो सर्वव्यापी हैं। ये लोग केवल मंदिर बना करके, अभी मंदिर तो बना नहीं, लेकिन वहाँ 500 रुपया फीस हो गया। अभी आप देखिए वहाँ पर बनास में उद्घाटन हुआ है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है, 370 रुपया जो है वहाँ हो गया पास। ये क्या है? बिजनेस कर रहे हो? अगर बिजनेस भी कर रहे हो तो ठीक, उस पैसे का इस्तेमाल बच्चों के पढ़ाई के लिखाई के उद्देश्य लगाइए, मैं विरोध नहीं करूँगा। आप एजुकेशन लगाइए ना, तो लूटने के लिए और घूमने के लिए, दारूबाजी करने के लिए, तमाम बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियों में चलने के लिए, अब गनर लेकर चलने के लिए नहीं बनाया गया है मंदिर और मस्जिद। ये केवल देश हित में है कि आस्था का सवाल है, लोग वहाँ प्रणाम करें, अच्छे उनको प्रणाम करने के बाद ये सोचे कि हम गलत काम नहीं करेंगे और वो जीवन भर अच्छा काम करें। इस उद्देश्य से मंदिर मस्जिद बनाए जाते हैं कि केवल एक उनका उद्देश्य यही है। और भगवान सर्वव्यापी हैं, चराचर हैं, और केवल वो एक धंधा के रूप में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है कि मंदिर और मस्जिद केवल मात्र पैसा कमाने का एक धंधा है। आप बताइए, अरबों खरबों अभी भी मंदिरों में पड़ा हुआ है। अभी कोरोना काल में अगर लिया गया होता तो तमाम जनता नहीं मरती, उनको दवा में आता, तमाम लोग पैदल जो चले हैं देश के अंदर, वो बेचारे तमाम लोग नहीं मरते। जी जी, अपने चाहने वालों के लिए, अपने क्षेत्र की जनता के लिए नए साल में कोई संदेश देना चाहेंगे आप? मैं जनपदवासी, हमारे 393 ज्ञानपुर विधानसभा और तमाम लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ कि नए वर्ष पर आप अपनी शानदार जीवन प्रारंभ करें, और 2022 में जो इसमें चुनाव होने वाला है उसमें सही निर्णय लें, ईमानदारी से लें, जीवन में पहली बार ईमानदारी से लें, जाति और धर्म से हट करके कि केवल कौन जो है प्रत्याशी है कि आपके यहाँ अगर 12 रात में फ़ोन करें तो आपके दरवाजे पर खड़े हो जाए। इसी उद्देश्य से मैं सबको धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। आप खुश रहें, खुशहाल रहें। धन्यवाद।